और जितने भी विदेशी यात्री अगर कभी भी पूछे जाएं, क्योंकि वो कई हैं, मिडल पीरियड में भी हैं और एंशिएंट में भी हैं, तो उनका क्वेश्चन में जो रोल है, जो हमको देना है और जो हो सकता है, भले हुआ नहीं हो सकता है, एक कॉन्टेक्स्ट लेके हम चलते हैं ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें पढ़ना है और रिप्रेजेंट करना है। तो सिर्फ उतने ही हम उसको ध्यान में रखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे जितना उन्होंने भारत के बारे में बताया है, चाहे सोशल कंडीशन हो, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो, इकोनॉमिकल हो अथवा तो रिलीजियस हो, जितना उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया है। तो कोई ना कोई बुक होगा, लिखा होगा उन्होंने, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी होगी अपनी, उसमें दिया होगा, या एक स्पेशल बुक लिखी होगी कोई, जैसे कि किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा, तो उसमें भारत के तमाम कंडीशंस के बारे में उसने पूरा परिचय दिया। तो जो कहा बस उसको जो है हमको समझ लेना है। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, इन ट्रैवलर्स, इन यात्रियों के अध्ययन का जो दूसरा इशू है वो क्या होना चाहिए कि जो कुछ भी कहा कितना सही है और कितना सही नहीं है। तो जितना सही नहीं है कारण उसका क्या है, मतलब अध्ययन का देख कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है। तो कितना सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसका रीजन क्या है। अज्ञानता है कि बाहर का है, पहली बार आया तो नहीं समझ पाया यहाँ की स्थिति, तो जो समझा उसने लिख दिया, तो कुछ गलत भी हो गया, या जानबूझ के किया गया है, एक सोची समझी रणनीति है जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है और जिसका उद्देश्य अपने शासक, अपने अटैकर्स को लाभ देना है। जैसे अलबरूनी ने जब भारत की सामाजिक दशा और राजनीतिक कुछ कमजोरियों का वर्णन किया, जब उसने कहा कि ये इनकी गलत धारणा है, क्या हमारे जैसा कोई नहीं है, ऐसा सोचते हैं इंडियंस और ये ठीक बात नहीं है। तो भैया ऐसा सोचते हैं, आपने पता ठीक बात नहीं है, आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ के लोगों को ठीक लग रहा तब ना कर रहे हैं। तो ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में भूल गए। तो फिर ये सोचना पड़ता है कि शायद आपकी एक डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और उस डायरेक्शन से जब आपने कंपेयर किया और एक कंपैरेटिव रूप से आपने जब प्रस्तुत किया, तो कहीं ना कहीं से आपका जो टारगेट था वो ये था कि महमूद गजनवी को या इस्लामिक शासकों को ये बताना पहले से ही कि क्या क्या कमजोरियां हैं यहाँ पर जिसका वो लाभ ले सकते हैं। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली उसने एक कोशिश किया उनको ये बताने का किसका किसका लाभ ले सकते हैं। अब ये हमारे पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए। इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। जैसे साम्राज्यवादी अगर लेखन हो सकता है तो साम्राज्यवादी पढ़ाई भी तो हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट भी तो हो सकता है पढ़ने का कि आपने क्यों कहा ऐसा। अब जैसे मेगास्थनीज ने कहा कि यहाँ पर 7 जातियाँ हैं, उसने कहा कि यहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़े। मेगास्थनीज कब आया था, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। छोटी बातें हैं लेकिन याद रहनी चाहिए। तो अब उसने ऐसा क्यों कहा यहाँ 7 जातियाँ? यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बिखरा हुआ बताना उसका उद्देश्य था कि कितने बिखरे हुए हैं ये लोग, ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अगले स्टेप पर उसने कहा कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़े, जबकि अशोक के अभिलेख सीधे बताते हैं कि यहाँ अकाल पड़ते थे और अकाल के समय शासन तंत्र की तरफ से राहत दी जाती थी और राहत दिए जाने की पूरी व्यवस्था थी, पूरा अरेंजमेंट था, दी जाती थी। तो राहत दिए जाने की बात करी उसने। अकाल के समय में कुछ ऐसे कोष थे जो उनको फंडिंग की जाती थी, ठीक है, ये भी उसने लिख दिया। तो एक इंटेंशन हम निकालेंगे क्या, मेगास्थनीज ने जो कुछ भी इधर उधर की बात करी जो एक्चुअली सही नहीं थी, इसका मतलब उसको यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई, सही जानकारी का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ राइट एक्नॉलेज, ये निष्कर्ष निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ की स्थिति भी जैसे उसने ये कहा कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ते थे,
तो अकाल के समय ऐसा अरेंजमेंट था गवर्नेंस सिस्टम में सरकार, अरे हाँ यार, कि उसको लगता था कि अकाल पड़े ही नहीं। कुल मिला के फिर व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, और 7 जातियों से लगता है कि शायद लोगों के काम बटे हुए थे, जिसको जो वर्ग थे उनको जाति समझ गया, क्योंकि वो फिर दूसरे काम में हाथ नहीं बटाते थे। कोई अगर ग्वाला है और ग्वाले का काम कर रहा है तो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करता था, मतलब कंप्लीट कंसिस्टेंस, ठीक है, टू हिज वर्क। तो अपने काम के प्रति एकदम कंप्लीट डेडिकेट था वो, जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सब रीजन निकल के आता है हमारे अध्ययन के बाद, है ना। तो यही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और यही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो हम पढ़ने के बाद निकालते हैं, जो हमें डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अध्ययन के समय हमको क्लियर करनी होती हैं, और फिर हमको अपने वर्डिंग के कारण रिप्रेजेंट करना होता है। समझ गए? हाँ, तो लिखावट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। अब हम लोग फिर ललतुत में इसकी ओर चलते हैं। कल थोड़ा बहुत छूट गया था, कुछ बातें हमने, बिल्कुल पूछ लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में सर इतना सारा कंटेंट रहता है, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा था ना, हाँ, प्राचीन भारत में गुप्त कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, क्या जाना जाता है? कला, वास्तुकला, विज्ञान, नहीं नहीं, जाना क्या जाता, हाँ ठीक है, गुप्त काल सर। हाँ। तो इसमें उसकी तो अचीवमेंट इन्हीं में बहुत सारे स्वर्णकाल मतलब अच्छी दशा, मतलब गुड कंडीशन। तो इतने सारा पे उसको सारा मेंशन करना मुश्किल है। तो सब ऐसे, इसमें कितने वर्ड में लिखना है ये क्लियर है? हाँ सर, 150-200। कैसे क्लियर है? ये क्वेश्चन जानते हो, कम से कम 250 शब्द का क्वेश्चन है, ये 150 शब्द का क्वेश्चन ही नहीं है। वो इतना सारा इकट्ठा रख देगा, वास्तुकला, संस्कृत और सारी चीज़ें लिख देगा, फिर 150 शब्द थोड़ा ना देगा, वो तो फिर 250 शब्द देगा, जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये तो आपके लिए और इजी है, बस केवल इतना शुरू करना इंट्रोडक्शन में देना कि गुप्त काल अपनी कला की वजह से इसमें कुछ खास फील्ड में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। किस फील्ड में स्वर्णकाल था? गुप्त पीरियड, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में, वो भी पर्टिकुलर एक शासक, सबका योगदान है, पर्टिकुलर एक शासक का विशेष योगदान है। किसका? विक्रमादित्य का। नवरत्न, और उसमें भी स्पेशली कालिदास। तो कुल मिलाकर के कहा तो जाता है, लेकिन उसमें जो रीजन है आपको लगता है वास्तुकला ये भी, लेकिन हर एक फील्ड में कोई एक ही होता है जिसके कारण कहा गया है। अब जहां तक आपकी बात, आपने कहा वास्तुकला, वास्तुकला के फील्ड में क्या बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है? मंदिर, और मंदिर में भी नागर शैली, नगर बनाए गए और नगरों में, ठीक है, और उसमें भी वैष्णव मंदिर सर्वाधिक हैं, शैव कम है। 2-3 लाइन हो गई। कुछ मंदिरों के नाम, लक्ष्मण मंदिर, भूमरा मंदिर, ये वो, है ना, हो गया। 2-3 लाइन, कितने शब्द हो गए? जैसे तो 50 शब्द हो गए। तो आप अगर आपके पास है चीज़ें, कंटेंट हैं, तो आप उसको जो है कंसिस्टेंसी के साथ दे सकते हैं। बस राइट एक्नॉलेज होनी चाहिए, सूचनाएं आपको अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसमें अब जैसे आपको इतने सारे, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको हाईलाइट करना है, साहित्य हाईलाइट करना है, क्योंकि हाईलाइट वही था। वास्तुकला में तो 2-4 मंदिर के नाम, और मंदिर जो है वहाँ पर स्थापित हुए इस फील्ड में। और साहित्य, वास्तुकला के अलावा और क्या है? धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र, हाँ विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि है। आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, बहुत सारे लोग हैं। दर्शन के क्षेत्र में है, 2-2 लाइन लिख करके अपना समझा दिया जाएगा, वो समझ जाएगा, आप जानते हैं सारी चीज़ें हैं। वैज्ञानिकों के नाम, दर्शन शास्त्रियों के नाम, है ना, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी दर्शन दोनों आगे, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा मॉडल आंसर भी आएगा तो और क्लियर होगा। इसका मतलब नहीं कि क्लियर होगा ही नहीं, वो होगा। कंटिन्यू करें।
इल्तुतमिश अभी पूरे नहीं हुए थे, कुछ उपलब्धियां सल्तनत के लिए। एक जो गवर्नेंस उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसके बारे में चर्चा हुई। 40 सरदारों का एक गुट बनाया उन्होंने, तुर्कान 40। फॉर व्हाट? फॉर द मेंटेन ऑफ गवर्नेंस and for the maintain of good governance according to that time. According to that time it was needed। जो तुर्कान 40 है, क्यों? क्योंकि ये लोग विद्रोही थे, शासक कुछ भी करता था ये लोग करते क्या थे? क्योंकि अभी सत्ता जो है सपोर्ट पर आता है, अभी शुरुआत की सत्ता है ना, तो अभी तो सहयोग की, अभी तो कोऑपरेटिव सत्ता होनी चाहिए। अगर कहीं से कोऑपरेशन लूज हुआ तो सत्ता डगमगा जाएगी। अभी इसके आगे जब बलबन आप देखेंगे तो देखिए कितना कठोर था, क्योंकि कॉन्फिडेंस, इसका एक निष्कर्ष और ये निकाला जा सकता है कि जब समय हो जाता है किसी भी सत्ता को, जैसे इस्लाम आया और धीरे धीरे बलबन तक पहुंचते पहुंचते एक लॉन्ग टाइम स्पेंड हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम रहेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है तो थोड़ा सा किसी भी कार्य के लिए साहस और अधिक यूज होता है। उसने कितना स्ट्रिक्टली शासन किया। तो जहां पर अब इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन दोनों के बीच में अगर हम देखें कि दोनों ने मेंटेन करने का काम किया है, किसको? प्रशासन को। लेकिन एक के प्रशासनिक इस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन। किसके? गयासुद्दीन बलबन। और इसके इल्तुतमिश को मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। मैनेज द गुड, ही ट्राई टू मैनेज द गुड गवर्नेंस। लोगों को मनाने की इसने कोशिश की, भाई शांत रहे, है ना, यही किया इसने। तो यहां पर थोड़ा सा भी वो कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता है। अभी ये सलाह भी ले रहा है और लोगों की सुन भी रहा है। अभी आगे आएगा वो सुनेगा नहीं एकदम किसी की, केवल अपनी वाली करेगा। ये विचार तो अपने रखेंगे। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने कॉन्सेप्ट रखा कि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना कर दी, यहाँ इस्लाम का शासन स्थापित कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई चीज़ ना रहे यहाँ पर, या अन्य धर्मों को कोई भी सहूलियत या कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए, जो कुछ हो वो इस्लामिक शासन तंत्र की स्थापना पर। फिर उसको एडवाइज आया कि भाई अभी नहीं, इस्लामिक शासन मुसलमानों पर लागू किया जाता है और भारत में मुस्लिम अभी समुद्र में बूंद के समान है। तो रिएक्शन हो सकता है, हो क्या सकता, होगा ही पब्लिक का। तो इस्लामिक शासन नहीं, अब इस्लामिक शासन भारत में तो कभी स्थापित नहीं हुआ। ऐसे देखें, अगर धर्म के अकॉर्डिंग शासन देखें, कंप्लीट इस्लामिक शासन कभी नहीं, कोई नहीं कर सका। तो जब एक क्वेश्चन आता है कि मंगोल आक्रमण कहां से, कब से, ठीक है, तो मंगोल अटैक, इट स्टार्ट द मंगोल अटैक इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, इन द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान। It starts the Mongol attack in the time of Iltutmish in the leadership of चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुआ। कब? जब चंगेज खान ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ, हिंदी में पहले मेंशन कीजिए, जब चंगेज खां ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया। When चंगेज खां arrived to Sindh by following जलालुद्दीन मकबरनी, by following Jalaluddin Makbarni, who was son of ख्वारिज्म रूलर, who was son of ख्वारिज्म रूलर। ख्वारिज्म उधर का है ना, मिडिल एशिया का एक देश है। तो एक्चुअली वहाँ पर मंगोल अटैक होते रहते थे, तो वो भागा वहाँ से, जलालुद्दीन मकबरनी जो हैंडल कर रहा था।
और सिंध आया। तो सिंध किसके अधीन है? दिल्ली के अधीन है, इल्तुतमिश के अधीन है। तो अब इल्तुतमिश बचाया कैसे अपने आप को, कैसे सेव किया? अगर ये जलालुद्दीन मकबरनी को संरक्षण दे देता, सुरक्षा दे देता, गार्जियनशिप दे देता, तो फिर चंगेज खां का अटैक सीधे दिल्ली पर हो सकता था, इल्तुतमिश पर हो सकता था। तो इल्तुतमिश ने कैसे बचाया अपने आप को? इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को संरक्षण ना देकर, नोट भी करते रहिए, इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को संरक्षण ना देकर चंगेज खां के आक्रमण से सल्तनत को बचाया। इल्तुतमिश सेव्ड डलही सल्तनत, सेव्ड डलही सल्तनत by the from the attack of Changiz Khan to not to giving guardianship to या conservation to जलालुद्दीन मकबरनी, to not to giving guardianship to मकबरनी। मकबरनी को संरक्षण ना देकर सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। सेव्ड सल्तनत बाय द अटैक ऑफ चंगेज खां टू नॉट टू गिविंग गार्जियनशिप और सिक्योरिटी टू मकबरनी। ओके, हो गया। तो अब इस लाइन को ही क्लोज कर दिए, जब हुआ नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है और आता रहता है। एक्चुअली ये सब आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरी खास बात इल्तुतमिश की ये रही कि ये पहला सुल्तान है। ये चीज़ मैंने लिखवा दिया है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसी नौबत कैसे आई, ये सिचुएशन मिली इसको कैसे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो मलिक और सिपह सालार के था, हो सकता है उसको टाइम ना मिला हो, या शुरुआत में उसने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? इशू वही है कि जो इस्लामिक शासन है वो किसी भी गैर इस्लामिक देश पर डायरेक्टली लागू नहीं हो सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कुरान इट वॉज नॉट अलाउड। व्हाट नॉट अलाउड? टू रूल बाय ए मुस्लिम रूलर ऑन द नॉन मुस्लिम्स एम्पायर। किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री पर मुस्लिम शासक शासन नहीं कर सकता, ऐसा कुरान में कहा गया है। और सीधी सी बात है, कुरान में भी कहा गया है इस्लाम की जो शासन व्यवस्था है या मुसलमानों द्वारा जो शासन व्यवस्था तैयार की गई उसके सदस्य मुसलमान हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन में भारत एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, भारत का साम्राज्य बड़ा है, फिर इस पर इसका सुल्तान उस वो बने कि ना बने, सीधी सी बात है। तो बगदाद के खलीफा से खिल्लत, उसने क्या किया इसके लिए? फिर जो जिम्मेदार, जैसे आप कोई भी आप डाइटिंग कर रहे हो किसी भी बीमारी के लिए, तो कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि लेना है, जैसे दवा खानी है, आज व्रत है और दवा इम्पोर्टेंट है, तो ये डिसीजन आप कैसे लेंगे? तो डॉक्टर से सलाह लेंगे कि चल जाएगा कि नहीं चलेगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, रोक दो एक दिन, कोई बहुत टेंशन नहीं। तो फिर आप, लेकिन अगर डॉक्टर मतलब अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई व्रत छोड़ो जो भी है, लेकिन ये दवा लेनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही की वही हो जाएगी जिस स्थिति में स्टार्ट हुई थी, खतरा बढ़ सकता है। तो फिर एक्सक्यूज कर लेंगे आप कि चलो दवा से क्या हो, वो फिर बहाना, तुरंत कोई ना कोई जुगाड़ आ जाता है ना कि भाई इससे तो भगवान भी, जब ज़रूरत है तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि जुगाड़ मिल गया। तो किससे पूछा जाता है? एक्सपर्ट से। अब इस्लामिक कानूनों में
एक्सपर्ट कौन है? खलीफा। मोहम्मद साहब चले गए, मोहम्मद साहब पैगंबर थे और गए, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब कौन हैंडल कर रहा है? खलीफा, क्योंकि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया हुआ था। तो खलीफा से पूछेंगे, तो खलीफा परमिशन अगर देता है तो कुछ ठीक है। खलीफा ने परमिशन दिया, जजिया के साथ एक परहेज दिया, जुगाड़ दिया जजिया और अलाउ कर दिया, ठीक है। बगदाद के खलीफा से इसने खिल्लत प्राप्त किया भारत में शासन करने के लिए। ही गॉट खिल्लत और मंसूर फ्रॉम खलीफा बगदाद टू रूल ऑन इंडिया। हु वॉज द खलीफा? खलीफा कौन था? खलीफा का नाम भी मेंशन कीजिए। बगदाद का खलीफा कौन था? अल मुस्तानसिर बिल्लाह। खलीफा के द्वारा भेजे गए वस्त्रों को इसने स्वयं पहना और अपने दरबार के लोगों को भी पहनाया। ये उपहार है वस्त्र के रूप में जो खलीफा ने दिया था, इसने स्वयं भी धारण किया और अपने दरबार के लोगों को भी पहनाया। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए कि द क्लोथ्स which was gifted by the Khalifa, the clothes which was gifted by the Khalifa, he weared himself and made bear to the courtiers also, दरबार के लोगों को भी पहनाया। मेड बेयर्स टू द कोर्टियर्स आल्सो। खलीफा का नाम इसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया। ये प्री का प्रश्न है कि किस शासक ने खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया, क्योंकि कुछ लोगों ने नाम अंकित नहीं कराया था, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोग विरोधों नहीं थे लेकिन सपोर्टर भी नहीं थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध नहीं किया लेकिन बहुत तवज्जो भी नहीं दिया। कुछ लोग थे कि खलीफा की सत्ता को स्वीकार तो किया लेकिन शासन में हस्तक्षेप नहीं होने दिया। लेकिन इल्तुतमिश की खास बात क्या है? सिक्कों पर उसका नाम, कोर्टियर्स को भी पहनाया, ये तमाम सारी चीज़ें, नहीं मतलब शासन में खलीफा का सीधे हस्तक्षेप था, ठीक है, इसके समय में। तो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, ठीक है। ही मेड प्रिंट द नेम ऑफ खलीफा ऑन हिज कॉइन्स। ही मेड प्रिंट the name of Khalifa on his coins. After that, he titled himself as नासिर अमीर उल मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन। मोमिन कौन होते हैं? मोमिन सुना है? मोमिन कौन होते हैं? नहीं, मुस्लिम तो होते हैं। मुस्लिम में एक मतलब क्या, कार्य के अकॉर्डिंग। मोमिन एक प्रकार के एडजेक्टिव है। ये मोमिन एडजेक्टिव है। जैसे शब्दों में भी अलग अलग इसीलिए तो जब ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वर्डिंग का सही मायने क्लियर रहे ना, कौन कब कहाँ। जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव मतलब जो व्यक्ति की विशेषता के लिए बनाई जाए। एडवर्ब जो क्रिया की, जैसे फास्ट मतलब ये व्रत वाला फास्ट नहीं, तेज, हिरन फास्ट, तो ये जो फास्ट है एडवर्ब है, ऐसे ये एडजेक्टिव है। तो मोमिन का मतलब कि जो खुद की जो हस्ती है, खुद का जो एक्सिस्टेंस है, एक्चुअली उसको समाप्त कर अपने एक्सिस्टेंस को हटा दे और अगले के एक्सिस्टेंस को, उसकी हस्ती को धारण कर ले और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करे। नाइब इसको कहते हैं। नाइब मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करे। पोस्ट तो हम लिए हैं लेकिन हमारा व्यवहार उसके अकॉर्डिंग है। इसने अपने आप को खलीफा का नाइब कहा। इसका मोमिन का नाम नाइब, तो इसका अर्थ होता है खलीफा का नाइब। इट मीन्स खलीफा का नाइब। तो आज के समय में वो मुसलमान अपने आप को मोमिन कहते हैं, वो मुस्लिम्स जो अपने आप को बहुत इस्लामिक भक्त बताते हैं, वो मोमिन कहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मोमिन वास्तव में है क्या, बस केवल भक्त तो बताते हैं अपने आप। लेकिन उनसे सही ढंग से पूछा व्हाट इज मोमिन,
उनको नहीं पता है। पता कि जो सच्चा मुसलमान है, सच्चा, तो सारे लोग सच्चे मुसलमान, बेईमान मुसलमान कौन है? कोई ये भी कहता है नहीं मुसलमान तो हम भी, लेकिन हम बेईमान टाइप के हैं, कहता कोई नहीं। मोमिन जो खलीफा मतलब जो अकॉर्डिंग टू जो उनके संत हैं, उनके जो है ना आका कह सकते हो उसको, तो खलीफा का इसका क्या निष्कर्ष निकलता है बस ये जान लीजिए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जब मैंने ये कहा कि जैसे तमाम शासकों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, तमाम लोगों ने उससे मंसूर अथवा खिल्लत प्राप्त की, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने शासन प्रशासन में उसको हस्तक्षेप नहीं करने दिया। स्पेशली बलबन को ले लो, उसने भी खलीफा को माना है, लेकिन शासन प्रशासन या सत्ता में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा को माना है, बट अपने शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने सीधे कहा, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने कहा, बलबन से भी आगे कहा कि शराया शरीयत जो भी कहते हैं मैं थोड़ा सा कम ध्यान देता हूँ। उसने ये कहा, उसने कहा आई डोंट केयर व्हाट सेज द शरा और शरीयत, और इसके कारण अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा आई डोंट नो। क़यामत दिन मतलब अंतिम दिन, क्योंकि अल्लाह का व्यवहार तो फिर जैसे कहते पाप कर रहे हो तो इसकी सज़ा मिलेगी, सज़ा तुरंत नहीं मिलेगी, वो क़यामत के दिन मिलेगी। क़यामत के दिन समझ रहे हो, जब ऊपर जाने का दिन, तो दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग एक नर्क, तो वहाँ पर तय होगा क्या किया जाएगा आपके साथ। तो बहुत प्रमाण नहीं, इसलिए लोग उसको ध्यान नहीं देते, उसका बहुत प्रमाण नहीं, पता नहीं सही है गलत है, ऐतिहासिक नहीं है मुद्दा। तो उसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने साथ में कहा आई डोंट केयर आल्सो, मैं परवाह भी नहीं करता इस बात की क्या होगा, मैं तो वही करता हूँ जो लोगों, अच्छा उसने कहा जो मुझे अच्छा लगता है, लोगों के हित में है, क्योंकि राजा है ना, राजा तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं वो करूँगा जो मेरे हित में है। राजा का पद व्यक्तिगत इशूज से हटके होता है, उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता। एक्चुअली सही राजत्व तो यही है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं, सारे सगे संबंधी, जिसका परिवार बड़ा हो जाए वही राजा हो सकता है। अगर आपको गांव की प्रधानी जीतनी है तो ऐसे नहीं जीत सकते आप। इसका फंडा है पॉलिटिकल, क्या अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकलिए और सबको, माता पिता भाई बहन, जिस प्रकार से आप रेस्पेक्ट देते हैं और अपने, है ना, उस प्रकार वही रेस्पेक्ट पूरे गांव वालों को मिलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि इनका परिवार पूरा गांव है, तो गांव का मुखिया होगा। जिसको लगेगा कि पूरा इसका परिवार पूरा प्रदेश है, तो प्रदेश का मुखिया बन जाएगा, थोड़ा निकलेगा। जिसका जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही बड़ा ये पॉलिटिकल पद ग्रहण करने का, पाने का तरीका है। राजनीतिक व्यक्ति वो होता है जिसका अपना निजी कुछ नहीं होता। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया, उसने कहा कि मैं ही खलीफा हूँ। खलीफा कौन है? उसने तो और एक कदम आगे बढ़ा, खलीफा की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, अल वासिक बिल्लाह, और उसने कहा अपने खलीफत उल्लाह, मैं जो कहता हूँ वही खलीफत है, मैं ही खलीफा हूँ, मुझे किसी खलीफा से पूछने की जरूरत नहीं। तो हट गया थोड़ा सा। फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक कट्टर शासक माने जाते हैं। खलीफा के अकॉर्डिंग उसने काम किया, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग, सारे प्रशासन नीतियां सब उसके अकॉर्डिंग तय किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायाधीशों का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ द जजेस, तो किसके समय में गिर गया कि लोग अपनी समस्याओं को अब न्यायाधीशों या न्यायालयों में न ले जा करके किसके पास ले जा रहे हैं? उलेमाओं के पास, मौलवियों के पास और मौलानाओं के पास। यहां तक स्तर गिर गया न्याय का। न्याय पाने के लिए धार्मिक गुरुओं और धर्म सत्ताओं के जो अपने आप को संरक्षक घोषित करते हैं उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा माना जाएगा। अगर किसी डिसीजन को मान लो जज ने दिया और उसी मामले पर उलेमा ने अगर डिसीजन दिया है, तो मामला मतलब अभी ये कंप्रोमाइज हो नहीं पाया और आगे गया, शासक तक पहुंचा, तो शासक किसकी मानेगा? जैसे जब आप अपीलीय अधिकार, आपको अपीलीय अधिकार तो नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ होता है ना आगे, तो ऐसा नहीं कि वहां आप पहुंच गए तो निचला जो डिसीजन है उसको तुरंत रद्द करके अपना डिसीजन देगा, उसको पढ़ेगा, वो रिपीट भी कर देता है।
लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या थी, अपील के माध्यम से, अब अपील तो उस समय नहीं है बट प्रोसेस तो वही है। अगर आप ऊपर पहुँचे तो दोनों के डिसीजन में वो अध्ययन करेगा और उसमें वरीयता किसको देगा, प्रेफरेंस काजी को या उलेमा को। काजी मतलब न्यायाधीश, उलेमा मतलब धर्मगुरु, उसमें वरीयता उलेमा को मिलती थी। यही सब क्वेश्चंस हैं, नेचर हैं क्वेश्चन के प्री के, जो इंटरनल दबे हुए हैं। तो न्याय का महत्व, न्यायाधीशों का इंपॉर्टेंस फिरोज शाह तुगलक के समय में गिर गया, क्योंकि धर्म का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। लोग अपनी समस्याओं को लेकर न्यायालयों में कम और मदरसों और क्या कहते हैं मौलवियों के यहाँ धार्मिक संस्थाओं में ज़्यादा जाने लगी थी। नासिर अमीरुल मोमिन, खलीफा का नाइब कहा। कहने का मतलब, जब मैंने ये कहा आपको कि इसने प्रशासन में हस्तक्षेप करने दिया, तो उसका एक बड़ा प्रमाण है ये। नाइब मतलब ये जो भी प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तो नाइब अगर खलीफा का है, अपने आप को अनाउंस किया है, तो इसका मतलब फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और अगर प्रशासन में भी खलीफा का इंटरफेयर है तो खलीफा का हस्तक्षेप है।